हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। चलिए एक नई कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपको मेरी नोवेल पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस स्टोरी का अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड माफीनामा। निशा तैयार होकर आ रही थी। बाल खुले, होंठ पर चमक, चाल में आत्मविश्वास। ईशान की नजरें ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ उबल रहा था। ईशान के आगे आईना था, पर आज वो निशा को आईना दिखाना चाहता था। जो बेइज्जती उसने ईशान की थी, वो भी गरीब समझकर अब उसका वक्त था। ईशान ने अपने मन में खुद से कहा, मामूली फैन नहीं, अब आईना है तुम्हारे अहंकार का। फिर वो अपने बाल ठीक करके पीछे मुड़ा। उसने देखा कि निशा स्माइल करती हुई उसे ही देख रही थी। हालांकि ईशान जानता था कि दोस्तों मुस्कान झूठी है। ईशान ने उसे बैठने का इशारा कर खुद भी बैठ गया। हेलो ईशान, कैसे हो। निशा से जितना हो सकता था वो उतना मीठे सुर में बोल रही थी। आज वो उसकी इंसल्ट करने, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने नहीं, बल्कि सब सॉर्ट आउट करने आई थी। जब से उसकी टक्कर ईशान से हुई थी, उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। जिस दिन वो ईशान से पहली बार मिली थी, उस दिन उसे लगा था कि ये कोई मामूली फैन है जो उसके पीछे ऑफिस में घुस आया है। पर उस तमाशे के बाद जब वो ईशान से सिनेमा हॉल में मिली और उसे ईशान की असल पहचान के बारे में पता चला कि वो माधवी मैडम की अगली फिल्म का हीरो है, तो वो शॉक्ड रह गई। उस दिन के बाद निशा ने माधवी जी से बात करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि माधवी जी ने उसे पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया था। बाद में जब उसने नीरज जी से इस बारे में बात की, तो नीरज जी ने उन्हें बताया कि माधवी जी के मुताबिक जब निशा को हीरो ही नहीं पसंद, तो उसके लिए की गई पार्टी में उसका क्या काम। इसलिए पहली बार निशा को इस पार्टी के पास नहीं मिले और वो इन सब का जिम्मेदार सिर्फ ईशान को ही मान रही थी। पर आखिरकार जब माधवी जी से फाइनली बात हुई, तो उन्होंने निशा से साफ कह दिया कि अब ये फैसला ईशान के हाथ में है। वो भी चाहती थी कि निशा जिन लोगों के साथ काम करती है वो उन लोगों की रिस्पेक्ट भी करे, और अब उनके लिए दोनों बराबर थे। इसलिए अपने कार्य को बचाने के लिए उसने अपना ईगो साइड में रखा और ईशान से मिलने चली आई। ईशान ने उसकी बात का जवाब ना देते हुए कहा, किसी काम से आई हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। निशा समझ गई कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी। देखो ईशान, हम दोनों एक ही मूवी में काम करने वाले हैं। इफेक्ट तुम हीरो और मैं हीरोइन हूँ। ऐसे में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है हमें उसे भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। अपनी बात पूरी कर निशा पूरी उम्मीद से ईशान को देखने लगी, जैसे उसका जादू चल गया हो। पर हमारा ईशान इतना सीधा नहीं था जितना ये उसे समझ रही थी। अच्छा चलिए, अब आप बात खत्म कर ही रही है, तो वो भी कह दीजिए जो कहने यहाँ आई है। ईशान सोफे पर हाथ रखते हुए फैल कर बैठ गया। वो भी निशा को फुल बेइज्जत करना चाहता था, जैसे उसने किया था। निशा उसकी बात समझ गई थी और इस पर उसे गुस्सा भी तेज का आ रहा था। लेकिन 2 बार तो वो लड़ चुकी थी, ऐसे में अगर आज भी लड़ लेती तो उसे माधवी जी के गुस्से का सामना करना पड़ता। इसलिए उसने गुस्से के घुट को पिया और फिर एक बार कोशिश करने लगी। देखो ईशान, उस दिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस मूवी के हीरो हो। मुझे लगा कि कोई फैन ऑफिस में पहुंच गया है, और तुम्हें तो पता है ना कि ये फैंस कितने उतावले होते हैं। बस तुम्हें गलत समझ के मैंने तुमसे मिसबिहेव किया। निशा की इन बातों ने ईशान के दिल में चिंगारी का काम किया, तो अब वो खुद को बचाने के लिए फैंस का नाम ले रही थी। ईशान गंभीरता से
कदम आगे बढ़ाकर। यही तो बात है। तुमने सोचा कोई गरीब, कोई फैन, उसकी कोई कीमत नहीं। और आज जब तुम्हें फायदा दिख रहा है तो हाथ मिलाने चली आई। तुमने मेरी बेइज्जती की होती तो मैं शायद बात इतनी आगे ना बढ़ाता, लेकिन तुमने उन हजारों फैंस की बेइज्जती की है, उन व्यूवर्स की बेइज्जती की है जो तुम्हें देखने के लिए धूप में खड़े होते हैं, जो आपके हौसले में हमेशा ताली बजाते हुए नजर आते हैं। आपका असल सपोर्टर है वो। फिर आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, अगर आपको उनका साथ नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं समझी। ईशान भले ही निशा को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हो, पर निशा को इसकी हर बात में अपनी इंसल्ट नजर आ रही थी। अगर माधवी जी की बात ना होती तो वो कब की यहाँ से उठ के चली जाती, या फिर शायद यहाँ आती ही नहीं। और ईशान, वो अपने फैंस से बहुत प्यार करता था। उसे यकीन था कि उसके बढ़ते वेव्स के कारण ही आज वो यहाँ है। जब उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया तब उसके फैंस ने उसका हाथ थामा, और इतना मजबूती से कि आज इसे यहाँ निशा जैसी हीरोइन के सामने बैठा दिया, और अब वो निशा से उनका बदला ले रहा था। गलती हो गई ईशान, अब माफ कर दो, दांतों को कसती हुई बोली। हाँ जरूर, पर पहले तुम माफी भी तो मांग लो। और हाँ जरा अच्छे से। निशा ने घूर कर उसे देखा तो ईशान ने कहा, ताकि मुझे भी फील हो और मैं पुरानी बातें भुला सकूं। है ना, कम ऑन निशा, अब देखो, जब तुमने मेरी इंसल्ट की थी तो वहाँ कितने लोग थे, पर अब जब तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो तो यहाँ कोई नहीं। इसलिए कह दो, तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी, मैं किसी से नहीं कहूँगा। कहते हुए वो मुस्कुराया, और निशा अंदर ही अंदर जल भूनने लगी। फिर कुछ सोचती हुई धीमे लहजे में बोली, सॉरी। क्या सच में तुम गिल्टी हो? ईशान ने मजे लेते हुए कहा। भले ही वो निशा को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे को मजे आ रहे थे। हाँ मैं सच में गिल्टी हूँ, निशा ने ईशान को घूरते हुए ऐसे कहा कि कोई अंधा भी बता दे कि उसे कोई गिल्ट नहीं था, बल्कि वो तो बड़ी एंग्री होकर कह रही थी। पर फिर भी ईशान ने स्वीकार करते हुए कहा, तुम्हारा ये सॉरी सिर्फ मुझ तक नहीं था, बल्कि उन हजारों फैंस के लिए था जो बिना किसी मतलब के तुम्हें प्यार करते हैं। उन लाखों लोगों से माफी मांगने के लिए थैंक्स। और हाँ, आइंदा ख्याल रखना, हम अपनी मेहनत कितनी भी कर ले, पर अगर हमारे फैंस, हमारे व्यूअर हमें प्यार नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं। ईशान की बात 100% सच थी, लेकिन उसकी बातों ने निशा के तन बदन में आग लगा दी थी। आज तक उसने किसी से भी माफी नहीं मांगी थी, और आज उसने उन हजारों लोगों से माफी मंगवा ली जिन्हें वो जानती तक नहीं। निशा को ऐसा लग रहा था कि उसकी आज से पहले इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई। वो और देर अब यहाँ रुककर ईशान को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने जाने का सोच लिया था, वरना अगर उसका सब्र टूटता तो शायद ईशान को उसके गुस्से से कोई नहीं बचा पाता। वो गुस्से में उठ खड़ी हुई, उसे देख ईशान भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। निशा अपने मुंह से आग फेंकने ही वाली थी, तभी गेट पर किसी की दस्तक हुई। जोया हाथ में ट्रे लिए कोल्ड ड्रिंक से भरे गिलास लेकर अंदर आई और बोली, वो गर्मी हो रही है ना, इसलिए मैं ठंडा ले आई। कहते हुए उसकी नज़र उस नए हीरो की तलाश कर रही थी। ईशान से तो वो पहले ही मिल चुकी थी, और निशा, निशा को कौन नहीं जानता था। जोया ऑफिस में ही अपने बॉस यानी ईशान का वेट कर रही थी। फिर उसे पता चला कि सब स्टूडियो गए हैं और उसे भी वहां जाना है, तो वो यहाँ के लिए निकल गई। यहाँ पर पहुँचते ही उसने नीरज जी से अपने बॉस का पूछा, तो उसे पता चला कि वो शॉर्ट करके वैन में गए हैं। इसलिए उसने सोचा कि इतनी ग्रैमी में जूस ले जाना सही होगा, पर यहाँ तो उसे कोई अलग ही मंजर देखने को मिला। ईशान फिर से निशा के मजे लेते हुए बोला, हाँ मैडम को दो, इनका माथा भी ठंडा हो जाएगा। हम बहुत गर्मी है ना मिस निशा। ईशान के कहने पर जोया ने तो ग्लास निशा की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन
निशा का माथा और गर्म हो गया। उसने एक बार उस गिलास को घूर कर देखा, फिर तेजी के साथ अपना सारा गुस्सा बाहर निकालती हुई उस कोल्ड ड्रिंक को ईशान के ऊपर उछाल दिया। अब क्या होगा आगे? ईशान को भी गुस्सा आने वाला था। अगर हाँ तो इन दोनों के गुस्से के महायुद्ध में जोया क्या करेगी, किसका साइड लेगी? दोस्तों प्लीज प्लीज आप लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हो। मेरी कामयाबी में आपका साथ होना बहुत जरूरी है। आपकी अहमियत बहुत है। अगर आप साथ देंगे और मेरे 1K सब्सक्राइबर्स प्योर होने से कोई नहीं रोक सकता, तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट मी एंड शेयर माय चैनल। बैक टू स्टोरी। एपिसोड माफिया की एंट्री। जोया ने ट्रे निशा की तरफ की, लेकिन उसे कहाँ पता था कि निशा की आग इस जूस से नहीं पूछने वाली थी। निशा ने गिलास उठाया और अपना सारा गुस्सा एक साथ निकालते हुए जूस ईशान पर फेंक दिया। लेकिन हमारा ईशान भी स्मार्ट था। वो पहले ही समझ गया कि निशा क्या करने वाली है। ईशान समय पर साइड हो गया, लेकिन बेचारी जोया जो ईशान के पीछे खड़ी थी, सारी कोल्ड ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर गई। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, बल्कि वो हैरान रह गई। ये सब कुछ सेकंड में हुआ जिसे जोया नहीं समझ पाई। वैसे तो जोया भी अपने बदले लेना खूब जानती थी, लेकिन वो यहाँ जॉब के लिहाज से थी, और ये जॉब भी उसे बहुत मुश्किल से मिली थी, इसलिए वो चुप रही। लेकिन ईशान को गुस्सा आ गया। आखिर जोया उसकी असिस्टेंट थी और उसने ही कहा था मैडम को ग्लास देने के लिए। ऐसे में अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो ईशान कैसे चुप रह सकता था? ईशान ने पहले धीमी आवाज में जोया की तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? जोया की आंखों में नमी थी और गला भर गया था, इसलिए उसने सहा में हिला दिया। फिर वो अपनी गुस्सैल लाल आंखों से निशा की तरफ देखने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? सॉरी बोलो। निशा ने मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखा। उसे देख के जरा भी नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले उसने गिल्टी होकर माफी मांगी हो, बल्कि वो तो इस तरह बिहेव कर रही थी कि वो अपनी नज़र में बिल्कुल ठीक हो। जोया भले ही नज़र झुकाए खड़ी थी, पर उसे हैरानी इस बात की थी कि ईशान उसके लिए इतनी फेमस हीरोइन से लड़ रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ, पर ईशान उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। सुनाई आ रहा है मैंने क्या कहा? माफी मांगो अभी। कहते हुए उसने जोया का हाथ पकड़कर उसके सामने खड़ा कर दिया। निशा ने जोया को ऊपर से नीचे देखा और फिर मुंह बनाती हुई बोली, इसकी औकात जानते हो? नो नेवर। मैं यहाँ जो करने आई थी कर दिया, जैसा कि मैंने माधवी जी से कहा था। पर अब तुम सोचोगे कि निशा अग्निहोत्री किसी के भी आगे झुक जाएगी, किसी से भी माफी मांग लेगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और तुम? फिर निशा जोया की तरफ देखते हुए उसने अपने बैग से कुछ पैस की गद्दी निकाली और जोया पर फेंकती हुई बोली, तुम्हारी ड्रेस इतनी भी महंगी नहीं, फिर भी लो, इतने में तुम्हारे पूरे साल के कपड़े बन जाएंगे। उसने एक तीखी स्माइल की और वहां से जाने लगी। ईशान आगे बढ़कर उसे रोकने वाला था कि तभी जोया ने कहा, रहने दीजिए, मुझे माफी नहीं चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि ईशान उसे इंसाफ दिलाने के चक्कर में खुद किसी मुसीबत में पड़ जाए। ईशान को ये सुनकर बुरा लगा और निशा जाते हुए रुककर फिर से बोली, वाह ग्रेट। देखा ईशान, इसे माफी नहीं पैसे चाहिए थे जो कि इसे मिल गए। ये तो बड़ी समझदार है। निशा चाहे जो बोल ले, पर ईशान जोया को जानता था वो ऐसी नहीं थी। अगर वो ऐसी होती तो स्टोर में उसके लिए स्टैंड नहीं लेती, और अगर उसे पैसे की भूख होती तो वो ईशान का बिल पे भी कभी नहीं करती। ईशान भले ही निशा से माफी नहीं मंगवा सका, लेकिन उसकी गलती को रियलाइज कराए बिना वो उसे ऐसे नहीं जाने देने वाला था। उसने भी कुछ पैसों की गद्दी निकाली और निशा के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, बाहर जा रही हो ना, कहीं मिले तो तुम भी अपने लिए थोड़ी सी इंसानियत और शर्म खरीद लेना, क्योंकि ज़मीर तो तुम्हारा मर ही चुका है। निशा ने जब अपने हाथ में भी वही पैसे पकड़े हुए देखे तो उसके तन बदन में फिर से आग लगने लगी।
दोनों आमने सामने खड़े थे और उनके ऊपर उड़ रहे नोट ये साबित कर रहे थे कि अब कोई किसी से कम नहीं, जैसे दोनों ही टक्कर के हो। ना कोई किसी से कम ना ज्यादा। अब ईशान भी किसी का उधार नहीं रखता था। शुद्ध समित उसे अदा कर दिया करता था जैसे उसने यश के साथ किया। और अब निशा निशा अपना पैर पटकती हुई वहां से निकल गई। बाहर निकलते हुए निशा का चेहरा तमतमाया हुआ था। स्टूडियो की सीढ़ियों से उतरते हुए उसके कदम तेज थे, आंखों में गुस्सा और होंठ भींचे हुए। उसने पीछे मुड़ कर देखा और कहा, तुम जानते नहीं कि निशा अग्निहोत्री कर क्या सकती है। अब तुम नहीं बचोगे ईशान, तुमने सही नहीं किया। तुम्हें इसका हर्जाना बहुत भारी बढ़ेगा। गाड़ी में बैठते ही उसने बैग से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दोपहर के ढलते सूरज के साथ ही सड़क की गर्माहट भी बढ़ चुकी थी। मगर उस गर्मी से भी ज्यादा गर्म माहौल तब बन गया जब मुंबई ड्राइव की सड़क पर एक के बाद एक ब्लैक एसयूवी गाड़ियों की लंबी लाइन धीरे धीरे चलने लगी। हर गाड़ी में काले कपड़ों में सिक्योरिटी के आदमी, आंखों पर काले चश्मे और हाथों में वायरलेस। ट्रैफिक अपने आप साइड हो गया। किसी ने रोका नहीं, मगर सब मानो समझ चुके थे वो क्या रहा है। सबसे आखिर में एक रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक मैट फिनिश में सड़कों पर राज करती चली आ रही थी। उसकी पिछली सीट पर बैठा था एक 25 साल का लड़का, दिखने में हैंडसम बॉडी बिल्डर, इतना मजबूत कि एक ही मुक्के में अपने दुश्मन को सबक सिखा दे, जिसका नाम था सालार। चेहरे पर तेज, आंखों में बर्फ सी ठंडक और होठों पर हल्की सी मुस्कान। मगर वो मुस्कान किसी भी आम इंसान के लिए खतरे की घंटी थी। ये है सालार, मुंबई के सबसे बड़े माफिया गैंग के सरदार का एक लौटा बेटा सालार, जिसका नाम सुनते ही मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुलिस से लेकर पॉलिटिकल नेता भी डरते थे। इस गैंग का एक ही काम था, डर फैलाना, अपना खौफ पैदा करना। मुंबई के सबसे बड़े माफिया गैंग का वारिस जिसने बचपन से खून और सौदे देखे हैं, वो बंदूक की भाषा में पला है। भाई, लोकेशन क्लियर है, उसके दाएं हाथ शेरा ने झुककर कहा। ये सालार का मैन बॉडीगार्ड था जो हर पल उसके साथ रहता था, खास उसके पिता ने रखवाया था। उसे अपने बेटे के गुस्से के बारे में खूब पता था। वो बात बात पर गन निकाल लेता, इसलिए उसका बॉडीगार्ड उसके साथ रहता था। बाकी गार्ड भी सालार की सिक्योरिटी के लिए कम, बल्कि उससे औरों की सिक्योरिटी के लिए ज्यादा रखे थे। सालार दिमाग का गर्म था, गुस्से में तो वो अपने बाप की भी नहीं सुनता था। बस जो ठान ले तो वो उसकी जिद नहीं जुनून बन जाती थी। सालार ने बिना देखे कहा, क्लियर है, मतलब सब डरे हुए हैं। अच्छा है, डर जरूरी है। इतने में कार के स्पीकर पर एक पुराना हिंदी गाना बजने लगा। जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। ये गाना कोई संयोग नहीं था, ये उसका ऐलान था। वो गाड़ी से उतरा, चारों तरफ उसके आदमी ढाल बनाकर खड़े हो गए। अयान ने एक सिगार जलाया और खुले आसमान की ओर देखा, फिर मुस्कराया, जैसे मुंबई भी उसकी मुट्ठी में बंद हो। तभी उसके फोन की रिंग टोन बजी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, HII निशा, व्हाट एस ऐप बे। निशा ने अपनी दुख बीती सुनाना शुरू कर दिया। किसे पता था कि मुंबई की फेमस हीरोइन का बॉयफ्रेंड माफिया होगा। किसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारी इंसल्ट करे। नाम बताओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसका काम तमाम। इसकी आवाज में एक अलग ही बिजली दौड़ रही थी। मैं तुम्हें लोकेशन और टाइम दोनों सेंड कर दूंगी, लेकिन जान मत लेना, बस इतना डराना कि उसकी रूह कांप जाए और वो यहाँ से गायब हो जाए। मैं उसका डरा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। निशा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर रही थी। दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही हाल था। मुझे डर से नफरत है, मगर जो डरते नहीं, उनसे और भी ज्यादा। कहते हुए वो डेविल की तरह हंसने लगा। इन दोनों की सोच एक जैसी थी।
निशा का बदले का ये प्लान ईशान के करियर को वाकई नुकसान पहुंचा पाएगा या उसके इरादे और भी मजबूत होंगे? क्या ईशान को माफिया की असली पहचान का पता चलेगा? और कब? क्या करेगा सालार? कैसे ईशान बचेगा इस नई मुसीबत से? क्या माधवी जी को इस साजिश की भनक लगेगी? अगर हाँ, तो क्या वो निशा को सच में निकाल देंगी? अब ईशान और माफिया की नई दुश्मनी क्या मोड़ लाएगी यह कहानी? एपिसोड शैडो ऑफ सस्पेंस। रात का वक्त, हल्की सी बारिश हुई थी। सड़कों पर रोशनी का खेल और भीगती हुई हवा में एक अलग ही खामोशी थी। लेकिन ईशान के दिल में एक अलग ही जुनून था। शूटिंग पूरी हो गई थी और लोग भी अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े थे सिवाय ईशान के। वो तो अभी भी मेहनत में लगा हुआ था, या यूं कहे तो अपनी जंग में। उसने राउंड में 2-3 चक्कर मारे, फिर डंबल उठाए और आखिर में थक हार कर पानी की बोतल लिए पीने लगा। वो पानी पी रहा था और कोई उसे देख के जी रहा था। वहां कोई तो था जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, पर कौन? इससे ईशान भी अनजान था। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर ही नजर रखे हैं। उसने पानी पीते हुए ही किसी की परछाई देख ली। उसने बोतल में कैप लगाते हुए कहा, कौन हो तुम? ईशान अपने केबिन में दीवार की तरफ मुंह करे खड़ा था और कोई बाहर से उसे देख रहा था। तभी उसकी नज़र दीवार पर बन रही परछाई पर गई। वो मुस्कुराते हुए यूं ही कहने लगा, पर उसे क्या खबर थी कि वो परछाई गायब हो जाएगी। जैसे ही ईशान ने उसे दीवार पर सायं को मिटते हुए देखा, वो तुरंत बोतल रख बाहर की तरफ भागा। अब वो परछाई भी भाग रही थी। रात के अंधेरे में ऑफिस की लाइट बंद थी। सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, टिक टिक की, यानी हिल की। वो जो कोई भी थी, ईशान उसके रोकने के लिए आवाजें देने लगा, पर वो नहीं रुकी। ईशान के कदम एकदम रुक गए। उसे ऐसा लगा ये उसके साथ पहले भी हो चुका है। हाँ, पार्टी वाली रात वो रेड गाउन वाली भी ऐसे ही भाग रही थी। इसका मतलब ये वही है। और वो उसे कुछ जानी पहचानी सी भी लगी थी, पर कौन? सेम सीन फिर से। ये सोचते हुए कि इस बार वो उसे नहीं जाने देगा, ईशान ने भागना शुरू किया। अब अंधेरे ऑफिस की रेलिंग में एक तरफ हिल की टिक टिक सुनाई दे रही थी और दूसरी तरफ ईशान के जूतों की। थोड़ी रोशनी हुई तो ईशान ने नोटिस किया कि उसने जीन्स और शर्ट पहना है। क्या ये ऑफिस की कोई लड़की थी? ये सोचते हुए वो आगे गया, पर वहां रेलिंग खत्म हो गई। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, पर वो भी कहीं गायब हो गई। थक हार कर उसने सोचा कहीं बाहर तो नहीं गई। उसने तुरंत खिड़की से देखा तो उसे नीचे बेंच पर बैठी जोया नजर आई। वो अभी भी अपने बॉस का इंतजार कर रही थी। बारिश होने के कारण उसने अपने रुपट्टे से खुद को कवर कर रखा था, अपनी ट्रेनिंग के चक्कर में। मैं जोया को तो भूल ही गया। ईशान को उसे यूं भीगता देख अच्छा नहीं लगा और वो उस परछाई को भूल गया। ईशान ने अपनी ब्लैक एसयूवी निकाली और सीधा उसके पास ले जाने लगा। यहाँ जोया बेंच पर बैठकर किसी का इंतजार करती, अपने बालों को बार बार ठीक करती हुई, हल्की सी बेचैनी के साथ इधर उधर देख रही थी। जोया, कहते हुए ईशान उसके पास गया। ईशान गाड़ी धीमी करता है और थोड़ी उत्सुकता से पूछता है, ईशान, खिड़की खोलकर। तुम यहाँ अकेली खड़ी हो, कहीं छोड़ दूं? जोया झट से मुड़ती है और बिना सोचे बोल पड़ती है। जोया, हैरानी से, अरे, अच्छा हुआ आप आ गए। बॉस ने भेजा है ना? चलिए, देर हो गई है। ईशान कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो उसके अंदाज पर मुस्कुरा देता है। ईशान, आहिस्ता, हाँ, छोड़ने ही आया हूँ। बैठो। जोया बिना एक पल गंवाए अपना बैग उठाती है और ड्राइवर जगह ना जाकर सीधे पीछे की सीट पर बैठ जाती है, कि जहां किसी वीआईपी सवारी को बैठना चाहिए। ईशान ने भी देखकर कुछ नहीं कहा,
क्योंकि उसने ही बताया था कि वो ड्राइवर है, ऐसे में वो कहाँ बैठती। ईशान ने कार का मिरर इस तरह से किया कि जोया पर नजर रख सके। उसे जोया से बहुत से सवाल करने थे। जोया के भी मन में कई सवाल उठ रहे थे। दोनों की नजर मिरर में टकराई तो जोया ने ही पहल करके शुरू किया। वैसे तुम हीरो तो लगते हो नहीं, फिर इतनी हीरोपंती करने की क्या जरूरत थी? और तुम जानते हो ना, निशा अग्निहोत्री है, वो इतनी बड़ी हीरोइन से उलझ गए। अच्छा, और तुम्हें क्या हो गया था? स्टोर में तो बड़ी स्ट्रांग बन रही थी, फिर उसके सामने कुछ क्यों नहीं कहा? हाँ। ईशान भी इस तरह बात कर रहा था जैसे वो जोया को बरसों से जानता हो। वो तो मैं अपनी जॉब के लिए नहीं बोली, अब अगर कुछ कह देती तो वो मेरे सर से कंप्लेंट कर देती और बिना मिले ही अपनी जॉब से हाथ धो बैठती। जोया ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। अच्छा, तो मेरे लिए तुम क्यों लड़ी? ईशान ने फिर सवाल किया। वो तो मैं तुम्हें गरीब समझकर लड़ पड़ी, वैसे भी मुझे गरीब लोगों से हमदर्दी है। ये सुन ईशान मुस्कुरा दिया और धीमी आवाज में बोला, इसी बात की तो खुशी है कि तुमने मुझे गरीब समझ के भी औरों की तरह मुंह नहीं फेरा। ईशान का चेहरा खिल उठा। पहली बार वो किसी ऐसी लड़की से मिला था जिसने उसके कपड़ों से उसे जज नहीं किया था। जोया भी उसे देख स्माइल कर रही थी। जिस तरह उसने बिना अपनी जॉब की फिक्र किए उसके लिए निशा जैसी हस्ती के आड़ खड़ा हो गया। बाई गॉड, जोया तो फैन हो गई थी। फिर ईशान ने डोर में से चॉकलेट निकालकर पीछे पास कर दी। विल यू ईट? हम आई लाइक दिस, कहते हुए उसने चॉकलेट ले ली और अपने दोनों हाथों से खाने लगी। ईशान ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था कि तभी उसकी नज़र मिरर पर गई, जिसमें जोया बच्चों की तरफ चॉकलेट खा रही थी और बड़ी मासूम लग रही थी। ईशान उसे देख के मुस्कुरा रहा था कि उसे तानी की याद आ गई। वो भी ऐसे ही चॉकलेट खाया करती थी और ईशान अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर लगी चॉकलेट साफ करता था। बस यही रोक दो, अंदर कार नहीं जा सकेगी, जोया ने कहा तो ईशान ने कार रोक दी। पर ईशान अब अपने ख्यालों में था कि उसे जोया का बाय करना भी सुनाई नहीं दिया। जब उसे तानी का ख्याल आता तो वो जग भूल जाता। पूरे दिन फोटो शूट करने के बाद ईशान अपने घर आ गया। रात काफी हो गई थी, पर उस रात से ज्यादा ईशान की जिंदगी में अंधेरा था जिसे वो खत्म नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो अपने दिल को सुकून देने के लिए गार्डन में अकेला चला गया। ईशान खुद में ही घुटन महसूस कर रहा था जब से तानी उसकी जिंदगी से गई और ऐसे इंसान के साथ जुड़ गई जो उसके जरा भी लायक नहीं। तानी और यश की एंगेजमेंट के बाद भी तानी के साथ इतना कुछ हुआ जो ईशान की सोच से भी बाहर था। वो आज भी तानी को दिल से चाहता था, पर तानी ने उसकी मोहब्बत को कभी नहीं समझा। अक्सर टूटे हुए आशिक का ठिकाना नहीं होता। महबूब तो होता है पर उसकी गली जाना नहीं होता। मोहब्बत तो होती है सच्ची, मगर एक तरफा मोहब्बत का अफसाना नहीं होता। ईशान ने भी शुरू किया तो रुकने का नाम नहीं लिया। अब उसे खुले आसमान में तन्हा रहने में सुकून मिलता था। वहीं दूसरी तरफ तानी अपनी बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। तानी की सगाई की रस्मों के बीच भी उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसके दिमाग में बार बार पार्टी की रात का वाकया ताजा हो रहा था जब एक अनजान शख्स ने उसे बचाया था। उसने याद किया कि उस रात वही नया हीरो जिसने फिल्म की दुनिया में कदम रखा था ने उसे बचाया था। तानी को अब उसकी बातें, उसकी आंखें और वो लम्हा याद आने लगे जब उसने अपना कोट उतारकर उसे पहनाया था। वो कोट उसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं था, बल्कि एक सुरक्षा का एहसास था। उस रात के बाद से वह हीरो कहीं गायब हो गया। रात के सन्नाटे में तानी ने अपनी बैल्कनी से आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, क्या मैं उससे कभी मिलूंगी? उसने मुझे क्यों बचाया? और उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? उसके दिल में हीरो को लेकर एक अजीब सी कशमकश थी। उसने फैसला किया कि उसे उस हीरो से बात करनी होगी।
उसे जानना होगा कि वो क्या सच में नया हीरो था और उसने उसकी मदद क्यों की। तभी उसे याद आया कि उसे कोर्ट में एक नंबर मिला था। उसने नंबर डायल किया और दिल की धड़कनों के साथ फोन की घंटी बजने लगी। दूसरी तरफ ईशान अब अपने कमरे में बैठा था। उसके चेहरे पर तनाव और निराशा थी। वह अब भी तानी के शब्दों और उसके परिवार के तानों को भुला नहीं पाया था। तभी अचानक उसका फोन बजा। ईशान ने स्क्रीन पर तानी का नाम देखा और उसकी सांसें थम गईं। वह सोचने लगा, तानी मुझे क्यों कॉल कर रही है? क्या वो मुझे? उसे लगा कि कल जो भी उसने तानी के लिए किया शायद इसलिए वो उससे बात करना चाहती हो। और उस वक्त भी वो उसकी कार के पीछे भागी थी। पर ईशान ने तब तो खुद को कंट्रोल कर लिया, पर अब उससे रहा नहीं गया। या नहीं, शायद नहीं। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने फोन उठाया, लेकिन कुछ पल के लिए चुप रहा। वो पहले तानी को सुनना चाहता था। फिर तानी की आवाज आई, हेलो, क्या मैं नए हीरो से बात कर रही हूँ? ईशान को लगा जैसे किसी ने उसकी धड़कनों को तेज कर दिया हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। हाँ, बेचारा ईशान। उसे लगा कि तानी उससे बात करना चाहती है, पर नहीं, वो तो उसमें छुपे उस नए कलाकार से, नए हीरो से बात करना चाहती थी, जिसके चर्चे इस वक्त पूरे मुंबई में हैं। पर फिर उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई। ईशान का दिल इतना जोर से टूटा था कि शायद फिर इसकी मरम्मत ना हो सके। अब क्या होगा आगे? क्या ईशान उससे बात करेगा या कॉल कट कर देगा? अगर हाँ तो क्या तानी उसकी आवाज पहचान लेगी? अगर हाँ तो क्या वो कॉल कट कर देगी? तानी ने किस लालच से कॉल मिलाई थी? क्या उसके इरादे भाप पाएगा ईशान, या फिर उसके प्यार के जाल में फंस जाएगा? एपिसोड गलत फहमी। ईशान को अब ये तो पता चल गया था कि तानी ने कॉल उसके लिए नहीं की, पर वो ये सोचकर भी मुस्कुरा रहा था कि उसमें कॉल उसके लिए ही की है। मतलब तो आप भी समझ गए होंगे, समझदार जो है। ईशान के चेहरे पर शरारत नाच उठी। भले ही बड़ी देर से उसका मुंह लटका हुआ था, लेकिन अब उसे कुछ करने का दिल चाह रहा था। ईशान ने अपने दिल को समझाया और अपनी आवाज को संयत करते हुए कहा, हाँ, मैं हीरो बात कर रहा हूँ। आप कौन हैं? तानी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं तानी बोल रही हूँ। शायद आप मुझे जानते होंगे। मैं बस उस रात के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जब आपने मेरी मदद की थी। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह जानता था कि वो ज्यादा बात नहीं कर सकता, नहीं तो तानी उसकी आवाज पहचान लेगी। ईशान ने खुद को संभालते हुए कहा, आपको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने किया वो कोई भी करता। तानी ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उस रात आपकी वजह से मैं सुरक्षित थी। और फिर कल आपने कपिल सर को भेजकर सबके सामने सच से पर्दा भी उठाया। वर्मा मिंगरा तो यहाँ कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। तानी ने बेचारगी दिखाते हुए कहा, और मुझे जानना है, आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे जानते हैं। ईशान ने झट से कहा, अच्छे से। क्या? तानी बोली। ईशान ने हल्की हंसी के साथ कहा, मेरा मतलब कभी कभी कुछ चीजें बिना वजह होती हैं, और मैं सिर्फ अपनी इंसानियत निभा रहा था। और उस घर में भी तो कोई था जो आपके लिए सबसे लड़ रहा था। ईशान से रहा नहीं गया तो उसने अपने बारे में पूछ लिया। वो जानना चाहता था कि तानी उसके लिए क्या फील कर रही है। कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे घर में तो सभी मेरे अगेंस्ट हो गए थे, मेरी मोम भी। ईशान की आंखें सिकुड़ गई, लेकिन वो नहीं रुका। कपिल भाई बता रहे थे कि वहां कोई आपके साथ था, आपके हक में बात कर रहा था। ईशान ने बात को घुमा कर कहा, वो भी इंसानियत दिखा रहा था बस, और कुछ नहीं। तानी समझ गई थी कि वो ईशान की बात कर रहे हैं, पर उसे कहाँ खबर थी कि वो ईशान से ईशान की बात कर रही हैं।
और वो भी अपने ही बारे में पूछ रहा था। तानी उसकी बात नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसने बड़ी मुश्किल से उससे अपना पल्ला झाड़ा था। वो तो इस नए हीरो को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। अब अगर थाल बिरयानी मिले तो वो भला दाल चावल को क्यों याद करे। पर उसे इस बात का कहाँ इल्म था कि उसकी बिरयानी भी वो है और उसके दाल चावल भी, जिसे वो एक तरफ रिझाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ उसी की बुराई। आप उसे छोड़े, वैसे भी उसकी हैसियत हमारे घर में नौकरों की तरह है, तभी तो उसकी इतनी फाइट भी बेकार गई। कोई सुनता ही नहीं है उसकी। असल में कुछ करता नहीं है ना वो। बस बड़ी बड़ी बातें करा लो। हाँ। तानी ने एक झटके में अपनी फीलिंग उसके सामने रख दी। ईशान का दिल इतना जोर से टूटा कि शायद फिर इसकी मरम्मत ना हो सके। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पूरी फैमिली से, अपने बड़े पापा की फैमिली से उसके लिए स्टैंड लेने पर भी उसकी नज़र में वो बस एक नौकर की हैसियत रखता है। ईशान से अब इसके आगे कुछ और नहीं कहा जा रहा था। तानी की बातों ने उसे और तोड़ के रख दिया था। ओके बाय कहते ही वो जैसे ही फोन कट करने वाला था, तानी ने झिझकते हुए पूछा, क्या क्या हम और बात नहीं कर सकते? शायद मैं आपको बेहतर तरीके से जान पाऊं। मैं आपको जानना चाहती हूँ। ईशान के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान तैर गई। उसने मन में सोचा, मुझे अच्छे से तो तुम जान ही नहीं सकी तानी। तुम्हारी मोहब्बत में मैं ता उम्र तुम्हारा गुलाम भी बन जाता। एक बार मेरी कदर तो करती। ईशान की तरफ से रिस्पॉन्स न आने पर तानी ने फिर कहा, क्या हम कल मिल सकते हैं? मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और कहती हुई वो रुक गई। यह सुनकर ईशान का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। उसने झूठ बोलने का फैसला किया और कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं सोचकर बताऊंगा। तानी ने फिर कहा, अच्छा परसों मैं फ्री हूँ तो परसों मिल सकते हैं? तानी ने इतने मीठे सुर में बोला कि ईशान ना नहीं कह पाया। ईशान की बेचैनी। फोन काटने के बाद ईशान बिस्तर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर तनाव और उदासी थी। उसने खुद से कहा, तानी को अब तक पता नहीं चला कि मैं वही ईशान हूँ। लेकिन अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? क्या वो मुझे उस नए हीरो के रूप में स्वीकार करेगी जिसे वो ढूंढ रही है? फिर उसके कानों में तानी के वो कड़वे लफ्ज गूंजने लगे कि उसकी तानी की जिंदगी में क्या हैसियत है। वो उठा और फिर गार्डन की हवाओं में अपना दर्द कम करने लगा। नेक्स्ट डे। अगले दिन ईशान सीधा रेडी होकर स्टूडियो के लिए निकल ही रहा था कि तभी शिवानी ने रोकते हुए कहा, मुझे अपने बड़े पापा के घर छोड़ आओ, कलावती से मिल लूंगी। ईशान भले ही अपने बड़े पापा के घर में किसी को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अपनी माँ को ना भी नहीं कह सकता था, इसलिए वो भी उसके साथ कार में बैठ गई और गाड़ी फिर एक बार राजेश जी के घर के बाहर आ रुकी। ईशान यहाँ से ही मुड़ जाना चाहता था, पर शिवानी के जिद करने पर अंदर चल दिया। मैंने कौन सा आपकी सारी दौलत मांग ली, सिर्फ कुछ पैसे ही तो मांग रहा हूँ, और वो भी प्रॉफिट होने पर लौटा दूंगा। रितेश अपने पिता राजेश जी से अपनी कंपनी के लिए कुछ पैसे मांग रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसकी कंपनी घाटे का सौदा कर रही थी, जिसके चलते रितेश को और इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ गई थी। देख कुछ भी कर, मेरे पास पैसे नहीं है बस। राजेश जी ने अपना फरमान सुनाते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। पर रितेश उन्हें ऐसे कैसे छोड़ने वाला था? वो जानता था कि उसके पिता का होटल भी करोड़ों का है और ऐसे में वो अपने बेटे को कुछ पैसे दे देंगे तो कंगाल नहीं हो जाएंगे। अच्छा, उस दिन अपने रिश्तेदारों के सामने तो बड़ा फूल रहे थे कि हमारा बिजनेस है। हाँ, और अब जब उसमें पैसे लगाने की बारी आई तो पीछे हट रहे हैं। नहीं तो क्या कहता, हाँ, कि एक बेटा अपनी छोटी सी कंपनी नहीं चला पा रहा और दूसरा अपनी मंगेतर के जरिए रोल लेता फिरता है।
दोनों नकारे। हम। अच्छा हुआ कि हिस्सा मिलते ही मैंने अपना खुद का होटल खोल लिया, वरना तुम जैसे बेटों के होते हुए हाथ में कटोरा आ जाता। ये वही घर था जो कुछ दिन पहले इन दोनों की वाहवाहियों से भरा हुआ था और ईशान की नाकामी से। पर हकीकत तो ये थी कि राजेश जी बस हवा में ही अपने बेटी की तारीफों के पुल बांधते थे, सच तो कुछ और ही था। ईशान बाहर से सब सुन रहा था। उसने अपनी मुट्ठी मिचली। जब भी हिस्से के बात होती उसे अपना हक और गरीबी में गुजरा वक्त याद आ जाता कि कैसे उसने इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी फाके किए थे और ये लोग उसके पिता की प्रॉपर्टी पर मजे कर रहे थे। उसने अपनी माँ से कहा, कमाल है, हमारा हक खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। शिवानी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो तो अब आएगा, कंपनी जो बंद होगी, और आप उस डूबती कंपनी में अपने उस लाडले को हिस्सा दे रहे थे। कभी देखी भी है आकर उसकी हालत। बस हिस्सा चाहिए। रितेश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जबकि राजेश जी वहां बैठे रहे। हाँ तो तूने भी तो मना कर दिया था हिस्सा देने से, अब संभाल खुद, हमसे क्या कह रहा है। माया भी तो कमाती है, उससे बोल, उसके पास होगे पैसे। राजेश जी से ना बन पड़ा तो उन्होंने बंदूक माया पर तांग दी। मैं मेरे पास कहाँ होगे पापा जी, मैं तो खुद एक डिजाइनर हूँ, और मेरी सैलरी इतनी कहाँ होती है जो मैं कुछ दूँ। माया ने भी अपनी तरफ से ना उम्मीद करते हुए कहा। ठीक है, मैं खुद देख लूंगा, फिर चाहे वो डूबे या बचे। रितेश ने इतना कहा ही था कि शिवानी से उसका ये दर्द देखा नहीं गया। उसने बिना अनुभव के कहा, कितने पैसे चाहिए बेटा, शायद हम कुछ मदद कर सके। शिवानी का हमसे मतलब ईशान से था। उन्हें लगा कि उनका बेटा जो अब कामयाबी हासिल कर चुका है तो वो थोड़े पैसे दे सके। ईशान भी अपने माँ को इनकार नहीं करता, लेकिन रितेश को इस बात पर हंसी आ गई। क्या कहा शिवानी आंटी, आप भी? आपके पास देने के लिए है ही क्या? प्रॉपर्टी आपको मिली नहीं। आपका ईशान कितना कमा लेता है जो आप मुझे इन्वेस्ट करने के लिए देगी? पहले खुद तो सेट हो जाए। रितेश की बातें जैसे ही ईशान के कानों में पड़ी, उसकी उंगली स्क्रीन पर चलते हुए रुक गई, जिसमें उसने रितेश की कंपनी की सारी डिटेल्स ओपन कर रखी थी और अरमान से इस कंपनी में कितना फंड है, कितनी जरूरत, भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी थी। पर अगले ही पल रितेश के ये कहते ही ईशान ने वो पेज आगे नहीं बढ़ाया। अब उसकी नज़र फोन से हटकर रितेश पर जा दगी थी। वो देखना चाहता था कि रितेश और कितना गिरने वाला है। हालांकि वो ईशान को नीचे नहीं गिरा रहा था, बल्कि खुद को, खुद की कंपनी को गिरा रहा था। क्योंकि ईशान ही था जो अगर हाथ थाम ले तो उसकी डूबती हुई कंपनी उड़ने लग जाए। पर रितेश का बैड लैक जो उसने गलत टीम पर मुंह खोला, वरना ईशान तो उसकी हेल्प करने ही वाला था और खुद को सामने लाए बिना आपके बेटे के आगे हाथ फैलाओ, जिसने सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पर गुजारी, और मेरे डैड आप लोगों को हमारे घर लाए, हमारे यहाँ आपने पनाह ली, और आप कह रही हैं कि मैं आपके बेटे से हेल्प लूँ? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। और ये करता क्या है जो ये मुझे लोन देगा? कहीं का मैनेजर बन गया है क्या? क्या सैलरी क्या है इसकी? 5 करोड़। ये सुनते ही रितेश की आंखें बड़ी हो गई। उसके साथ सभी ईशान को देखने लगे। अब राजेश जी भी धीरे धीरे अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ईशान ने अपनी टोन सही करते हुए कहा, इतना ही चाहिए ना आपकी कंपनी को? ईशान क्या कहना चाहता था? क्या वो रितेश की हेल्प करने वाला था? अगर हाँ तो कैसे? क्या वो रितेश की छुप के हेल्प करेगा या उसे सामने से ऑफर देगा? रितेश क्या उसका ऑफिस एक्सेप्ट करेगा? क्या इस बात का बाकी सब पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इसके बाद सबका ईशान को देखने का नजरिया चांस होगा? एपिसोड थाने की गर्मी। इतना ही इन्वेस्ट करना है ना आपको कंपनी में? ईशान ने उसकी कंपनी का लॉस्ट और इन्वेस्ट का भी खर्च मालूम कर लिया था।
जो सवाल कुछ देर पहले शिवानी ने रितेश से पूछा था, हालांकि उसने उसके जवाब में इतना कुछ कह डाला, पर ईशान ने उसकी बोलती बंद कर दी। रितेश उसे शक की नजरों से देखने लगा कि उसे कैसे पता चला, तो ईशान ने शक दूर करने के लिए साइड में रखी फाइल उठाकर कहा, इसमें लिखा है आपका सारा प्लान और इन्वेस्टमेंट की रकम। ये फाइल रितेश के ऑफिस की थी। वो अपने ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि उसकी राजेश जी से बहस शुरू हो गई। पर राजेश जी ने मौके को ना गवाते हुए पूछा, हाँ तुम्हारे पास है इतने पैसे? उनकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी, और झलके भी क्यों न, ईशान को आए हुए टाइम ही कितना हुआ था जो वो इतने पैसे जोड़ ले। पर फिर भी ईशान को एक बार परखने के लिए उन्होंने पूछ लिया, जिस पर ईशान ने कुछ सोचते हुए कहा, आ, नहीं है तो नहीं, पर अगर होते तो भी नहीं देता। उसकी टोन में तीखापन था जो रितेश को जा चुभा था। वो कुछ बोलने को हुआ इससे पहले ही ईशान ने झपाट लहजे में कहा, अरे अभी तो बड़े भैया ने कहा पहले खुद सेट हो जाओ तो मैं पहले वो होता। कहते हुए उसने अपने मजाकिया अंदाज से अपनी बात पर पर्दा डाल दिया। बिल्कुल सही सोचा तुमने, वरना आज जरा सी मदद करके कल को हिस्सा मांग लो। रितेश भी उसे नीचा दिखाने में कम नहीं था। हाँ फिर यूँ कहे कि कब्जा ही कर लूँ पूरी कंपनी पर, ईशान ने भी उसी तीखे अंदाज में कहा। रितेश को समझ नहीं आ रहा था कि इस ईशान में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, जो उनके घर की सब्जी से लेकर बल्ब ठीक करने तक के सारे काम करता था और जरा सी आवाज भी नहीं निकालता था। वो आज जवाब पे जवाब दिए जा रहा है, बिना डरे बिना झिझक के, जैसे वो बिल्कुल बदल गया हो। पर ये नया ईशान आया कहाँ से, ये तो बस हम ही जानते हैं। अभी रितेश को ये जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। रितेश फिर भी कम से कम अपनी बेइज्जती का जवाब तो जरूर ही देता। वो कुछ बोलने को हुआ कि तभी पीछे से दर्द भरी आवाज आई, चुप हो जाओ दोनों, यहाँ मेरा बेटा इतने दिन से जेल में है और तुम लोगों को झगड़ा सूझ रहा है। कलावती ने रोते हुए अपने दुख का इजहार किया। शिवानी भी उसके पास आकर उसे संभालने लगी। आखिर एक माँ का दुख दूसरी माँ ही समझ सकती थी। रितेश तू अपनी कंपनी बाद में देख लेना बेटा, अभी भाई को छुड़ाने का सोचो। इस पर रितेश ने मुंह फेर लिया और राजेश जी की तरफ देखने लगा कि ये काम वो बेहतर करेंगे। वैसे भी अपने बेटे को गलत काम की अक्ल इन्हीं से तो मिली थी। राजेश जी रितेश को और बाकी सबको अपनी तरफ पाकर बोले, अरे मैंने बात की है, पर वो बता रहे हैं कि इस केस में जल्दी सुनवाई नहीं होगी। कपिल वर्मा से पंगा लिया है तुम्हारे बेटे ने, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, और उस पर लड़की का मामला भी है। कोर्ट भी अगले 2 दिन के लिए बंद है, किसी सरकारी छुट्टी के चलते। कलावती फिर रोने लगी और इतना रोई कि इस बार उसके रोने की कोई लिमिट नहीं लगने वाली थी। भला वो कैसे चैन से रह सकती थी। माया भी दूसरी तरफ से उसे संभालने लगी। चुप हो जाए मम्मी जी, आ जाएगा यश। कैसे शांत हो जाओ, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे वहां मेरा बच्चा। कहते हुए वो फिर रोने लगी। अदिति को भी ये सब पसंद नहीं आ रहा था। आखिर भाई तो वो उसका भी था, भले ही उसकी हरकतें कैसी भी हो। रितेश से ये ड्रामा और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो ईशान के हाथ से फाइल छीनकर उसे घूरते हुए वहां से निकल गया। राजेश जी भी मौका देखकर निकल लिए, पर ईशान उसकी आंखें नम हो गई। उससे एक माँ के आंसू देखे नहीं गए, फिर चाहे वो किसी की भी हो, माँ तो माँ होती है। पर वो कर भी क्या सकता था। यश ने जो किया था उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। हाँ उसकी गलती की वजह से कलावती का बुरा हाल जरूर हो गया था। ईशान का दिल निर्दय नहीं था, और खास कर एक माँ ही थी जिससे वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने एक नज़र कलावती को देखा और फिर खुद ही से बोला, जैसे माँ बाप की गलती की सजा बच्चों को मिलती है, वैसे ही बच्चों की भी गलती की सजा माँ बाप को मिलती है।
कहते हुए उनसे अपनी आंख से इस तरह आंसू को पोंछा कि किसी को नजर ही नहीं आया। उसे अपने पिता का वो फैसला याद आ गया जिसके चलते आज तक उसे इस परिवार में इज्जत नहीं मिलती। शिवानी ने इशारे से ईशान से कुछ करने को कहा, जिस पर ईशान सरहा में झुकाए बिना रह नहीं पाया। उसने आगे कदम बढ़ाया और अपने पैर के बल बैठकर बोला, चलिए बड़ी माँ यश को रिहा करवाने। ये सुनते ही कलावती के बहते आंसू रुक गए। ईशान ऐसा कह सकता था ये उसने सोचा भी नहीं था। ये वही ईशान था जो जब इनके घर रहने आए थे तो कलावती ने शिवानी से अपने बच्चों की खूब तारीफ की थी कि उसके बच्चे इतने कामयाब हैं और वो अपने बच्चों पर फक्र करती है। उस दिन कलावती ने वो सब शिवानी को जलाने के लिए कहा था क्योंकि उस वक्त ईशान इतना नाकाम था कि उसकी माँ को किसी और के घर आकर पनाह लेनी पड़ रही थी। पर ये घर भी इन्हीं का था। हाँ, वो बात अलग है कि इन लोगों ने इनका हक मार लिया था। पर आज वही कलावती जिसने अपने बेटे के लिए ईशान पर हाथ उठाया था, उसे जलील किया था, आज इसके बच्चे मुसीबत में थे और ईशान उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा था। कलावती के बहते आंसू रुक गए थे। किसी ने तो कहा और बाकी सब हैरानी से ईशान को देखने लगे। माया ने मुंह बनाते हुए कहा, रितेश लॉयर से बात कर चुके हैं, इतनी जल्दी बेल नहीं मिलेगी। पेपर बनाने में टाइम लगेगा और 2 दिन गवर्नमेंट छुट्टी है, उसके बाद ही कुछ होगा। ईशान ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान न देते हुए दोबारा अपनी बड़ी माँ से कहा, मैं यश की बेल करने जा रहा हूँ। इस पर शिवानी ने हाँ में सर हिलाया। माया और अदिति उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो हवाओं में बात कर रहा हो और होने वाला कुछ नहीं। ईशान जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, कलावती अपनी जगह से उठी और बोली, रुको ईशान। ईशान अपनी जगह पर रुक गया और माया अदिति एक्साइटेड होकर देखने लगे जैसे उन्हें लग रहा हो कि अब ईशान की क्लास लगेगी। इन दोनों को ईशान को नीचे दिखाने और उसे डांट पड़ता देख बहुत सुकून मिलता था। दोनों की नज़र कलावती पर थी कि वो क्या कहने वाली है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनते ही उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई और उनका सारा मजा खराब हो गया। ईशान का असर कलावती पर भी चढ़ गया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कलावती उस पर भरोसा कैसे कर सकती है और उसके साथ चलने को भी तैयार है, ये जानते हुए कि वो बस हर जगह अपनी इंसल्ट ही करता है। पर कलावती भी क्या करती, उसे बस अपने बेटे की पड़ी थी। 2 दिन और वो जेल में कैसे रहेगा, ये सोच सोच कर उसका दिल घबरा रहा था। वो राजेश जी और रितेश के आगे कह कह कर थक गई थी, दोनों ने ही टाल दिया था। दोनों ही घर से निकल गए। थोड़ी ही देर में ईशान की कार पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। लोकेशन: मुंबई का लोकल पुलिस स्टेशन। धूप से तपती दोपहर, थाने के बाहर हलचल। ईशान और कलावती थाने के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही ईशान काउंटर के पास आता है, सब इंस्पेक्टर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। कहाँ घुस रहे हो? बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या? अंदर आने से पहले पूछना पड़ता है। ईशान चुपचाप खड़ा रहता है, जवाब नहीं देता। सब इंस्पेक्टर तंज में, बोलो ना महाराज, क्या काम है? कोई शिकायत करनी है या सिफारिश लानी है? वहां खड़े लोग उन्हें देखकर बातें बनाने लगे। ईशान सीधे जाकर, मुझे यश से मिलना है जो आपकी जेल में है। सब इंस्पेक्टर ऊपर से नीचे तक देखते हुए तंज में, तू कौन? वकील है? जमानती है? ईशान अपनी सिंपल सी ड्रेस में आया था। उसने पहले तो कलावती को सहारा देकर थाने में एक चेयर पर बैठा दिया। एक तरफ 2 पुलिस वाले बैठकर चाय पी रहे होते हैं, वहीं एक सब इंस्पेक्टर फाइलों में बिजी होता है। तभी उस इंस्पेक्टर के पास एक और इंस्पेक्टर आता है और उसके कान के पास कहता है,
कह रहा है ना जमानत करवानी है, जाने दे, तू क्यों रोक रहा है? अभी साहब आएंगे ना तो खुद निकाल देंगे। उन दोनों ने आपस में बात की और ईशान को इंतजार करने को कहा। एक पुलिस वाला जेल से किसी मुजरिम की कुटाई करके उस तरफ आने लगा, जहां थाने में ईशान और उसकी बड़ी मां बैठी थी। एक पुलिस वाले ने कहा, यही रुको, अभी साहब आते होंगे। वहां का माहौल काफी शोर शराबे वाला था। एक लकड़ी की पुरानी सी बेंच पड़ी थी। दूसरी तरफ ईशान और उसकी बड़ी मां बैठे हैं। तभी एक पुलिस वाला आया और बोला, हाँ, कौन आया है? कहते हुए उसने दूर से ईशान की हालत पर एक नजर डाली और सब इंस्पेक्टर से कहा, इन छोटे मोटे लोगों के लिए बुलाया है। अरे इन्हें तो तू ही देख लेता। मैं मुजरिम से सच निकलवा रहा था। उसने अपने लोगों की दांत फटकार लगाई और फिर जाकर उनके सामने टेबल के पीछे थानेदार की जगह पर आराम से जाकर बैठ गया। कलावती कुछ कहने को हुई तो उसने हाथ के इशारे से रोक दिया और अपने आदमी से कहकर अपने लिए चाय मनवाई। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसने टेबल पर रखी फाइल उठाई और पढ़ते हुए उन्हें देखने लगा। रौब झाड़ते हुए उसने कहा, नहीं, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। फिर टेबल पर फाइल रखकर अपने दोनों हाथ उसने टेबल पर रखे और बोला, थानेदार थोड़ा झुंझलाते हुए, देखिए मैडम, आपके बेटे का केस आसान नहीं है। उसने जो किया है उसके बाद जमानत तो छोड़िए, जेल से बाहर आने की उम्मीद भी मत रखिए। बड़ी माँ की आंखें भर आती हैं, पर ईशान शांत है। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें बनने लगी थीं। कलावती ने रोती सूरत बनाते हुए कहा, सर, कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा बहुत शरीफ है। थानेदार ताने के लहजे में, आप लोग यहाँ वक्त जाया करने आए हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, अब पुलिस क्या कर सकती है? और ये लड़का अगर इतना ही शरीफ था तो इसके खिलाफ केस क्यों हुआ? अब यहाँ खड़े उस सब इंस्पेक्टर ने दूसरे वाले के कान में कहा, देखा ना, मैं कह रहा था, तू जाने दे, साहब खुद देख लेंगे। दोनों ईशान पर हंस रहे थे और वहां खड़े लोग भी। फिर कलावती को रोता देख थानेदार बोला, अच्छा लाए, जमानत के पेपर दिखाइए। वो तो नहीं है, ईशान ने बड़ी शांत आवाज में कहा, जिसे सुन उस थानेदार की खिसक गई। जमानत के पेपर नहीं है, कोई वकील। ईशान ने बड़े ही बेफिक्र से सर हिलाया। जिसे देख पुलिस वाला बोला, वकील भी हायर नहीं किया तो क्या कानून का टाइम वेस्ट करने आया है? थानेदार चौंकता है, चेहरा तमतमाता है। अब क्या होगा आगे? क्या यश को बेल मिलेगी या ईशान भी जाएगा जेल? किसमें गर्मी ज्यादा है, थाने में या ईशान के गुस्से में? एपिसोड जोया अ मिस्ट्री। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? प्लीज प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर दीजिए। आपके सितारों से ही इसे चांद चांद लग जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों मेरी मेहनत को और मजबूत बनाएं और आगे लिखने के लिए मोटिवेट करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आपका एपिसोड। बैक टू स्टोरी। ईशान के इस जवाब ने थानेदार को हिला दिया था और बाकी बची कूची उसके एटीट्यूड से बिगड़ गई। बिना पेपर के ईशान ऐसे बेटा था कि आया है तो बेल करवा कर ही जाएगा। जमानत के पेपर नहीं है, कोई वकील भी हायर नहीं किया, मैं शक्ल से पागल लगता हूं क्या? थानेदार चौंकता है, चेहरा तमतमाता है। थानेदार गुस्से में उठते हुए, अबे ओ लड़के, ये पुलिस थाना है, तेरे बाप की दुकान नहीं। और ये वर्दी देख रहा है ना? ये तमीज सिखाने में देर नहीं लगाती। ईशान कड़क आवाज में, मेरे बाप पे मत जा, और मुझे भी तेरी इसी वर्दी की शर्म है वरना। उसका आखिरी शब्द भारी था, पर थानेदार के स और भी गुस्सा तारी था। वो एक सिपाही को इशारा करता है, थानेदार
ले जाओ, इसे भी जेल में डाल दो। बड़ा आया भाई को बचाने वाला, खुद अंदर जाएगा तब आंख खुलेगी कि किससे पंगा ले रहा है। बड़ी माँ डर के मारे उठने लगती है। ईशान अब भी नहीं हिला। दो सिपाही उसके पास आ गए उसे जेल में डालने के लिए। तभी ईशान ने कहा, मुझे एक खरोच भी आई ना तो तू नहीं जानता इसका अंजाम क्या होगा। थानेदार मजाक उठाते हुए, क्यों तू कहीं का है? ईशान भी एक तीखी मुस्कान के साथ, नहीं, फ्यूचर सेलिब्रिटी हूँ। इतना कहना ही था, फिर धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला और कुछ टाइप कर सेंड कर दिया। ईशान थानेदार की आंखों में आंखें डालकर, वर्दी साथ कमीज भी पहननी चाहिए थी, गलत किया। वहां खड़े लोगों को लगा कि ईशान दिखने में इतना गरीब है तो बेचारा लॉयर कहाँ से करता, पर लोगों को क्या पता था कि इस केस का वकील भी वो ही है और जज भी। इससे पहले थानेदार कुछ करता, फोन की घंटी बजी। ईशान ने इशारा कर उस थानेदार को कॉल उठाने को कहा। वहां खड़े लोगों में बातें शुरू हो गई। कोई कहने लगा, अब तो ये गया साहब, इसे भी जेल में डाल देंगे। दूसरे ने कहा, बेचारा अच्छा खासा में इसे रोक रहा था, नहीं तूने ही जाने दिया। साहब से पंगा लेगा तो कुत्ते की मौत मरेगा। सबकी नजर थानेदार पर थी जो अभी कॉल पर बिजी था। सबको लग रहा था कि कॉल कट होते ही इसकी कुटाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे थानेदार ने कॉल पर बात की उसके रिएक्शन बदलने लगे। जी सर, हाँ जी जी सर, अभी करता हूँ, कहते हुए उसने फोन रखा और हड़बड़ाहट में बोला, ईशान राजवीर आपका नाम है? हाँ मैं ही हूँ ईशान राजवीर। ईशान के स्टाइल का क्या कहना। ये सुनते ही थानेदार भी उसका फैन हो गया। सर आप पहले ही बता देते तो आपको इतनी परेशानी नहीं होती। अरे चाय लाओ साहब के लिए और समोसे भी, लान चटनी डलवा कर। मैडम आप कुछ लेंगी? ये सुन कलावती भी शॉक्ड रह गई थी। जो थोड़ी देर पहले इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था वो अचानक ये सांप कैसे, उसे तो कुछ समझ नहीं आया। और आपको क्या, आप भी सोच रहे हैं कॉल किस की थी? ये सब कपिल की कॉल आने से हुआ था, जिसे ने ईशान के कहने पर अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी और ईशान की आइडेंटिटी भी बता दी थी। कपिल भी जानी मानी हस्ती थी। थानेदार ने अपने आदमी से कहकर यश को लाने के लिए कहा। वहां खड़े लोग हक्का बक्का रह गए कि ये कौन है जिसने उनके अकड़ू साहब को भी पानी पिला दिया। थानेदार ने गिलास ईशान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर पानी पिएंगे? नहीं तुम पियो, ईशान बिना रिएक्ट करे बोला। एक आदमी के साथ यश आ गया। ईशान ने जैसे ही उसे देखा तो उठकर उसके पास गया और गले मिलने के लिए हल्का सा झुक के उसने कान में बोला, इस बार तो छोड़ रहा हूं, पर अगली बार किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की सोची भी तो सोचने काबिल नहीं छोड़ूंगा, समझा? कलावती पीछे से दोनों को गले मिलता देख खुश थी, पर यश उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अगर वो पुलिस स्टेशन में ना होता और अभी अभी जेल से ना छूटता तो वो ईशान को देख लेता। फिर ईशान उससे अलग हुआ और सबके बीच से निकलते हुए बाहर जाने लगा। अब वो अपनी माँ के साथ खुद जा सकता था। वहां खड़े लोग ईशान को ऐसे देख रहे थे जैसे इससे पहले ऐसा बंदा देखा ही नहीं हो। थाने का माहौल बदल गया था। अभी कुछ घंटे पहले तक जिसे कोई पहचानता तक नहीं था, अब उसी शख्स के लिए थानेदार खुद उठकर खड़ा हो गया। ईशान सबकी नजरें बढ़ते हुए जा रहा था, शांत, संयमित, मगर आंखों में वो आंधी है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है कौन जिसके आगे उनके साहब भी झुक गए, वरना जिसको वो लोग जानते थे वो किसी को ऐसे ही नहीं जाने देते थे। किसी को तो ईशान आईपीएस लग रहा था तो किसी को छुपा रुस्तम।
ईशान जिस खामोशी से आया था उतना ही तूफान उठाकर यहाँ से जा रहा था। हाँ, तूफान उसने जमीन पर नहीं लोगों की दिलों में उठाया था। सभी की गर्दन उसे बाहर तक छोड़कर आई थी, जैसे उसका जलवा पूरे स्टेशन में फैल गया हो। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला था अब ईशान की लाइफ में? क्या यश ईशान की बातों पर गौर करेगा या फिर उससे बदला लेने की तैयारी? जिस पर यश उस दिन भूल रहा था, ईशान ने एक एक कर उससे सब छीन लिया था। पहले रोल, फिर तानी और बची कूची इज्जत भी जेल जाकर मिट्टी में मिल गई थी। इन्हीं के दम पर वो एंगेजमेंट में उछल रहा था। तानी क्या वो यश को माफ कर देगी या उसके छूटने पर सवाल करेगी? क्या ईशान और तानी मिलेंगे? अगर हाँ, तो क्या तानी फिर से ईशान की जिंदगी में अपनी जगह बना लेगी या ईशान अब तानी की लालच देखकर उसे भूल जाएगा? रात के अंधेरे में ईशान अकेला अपनी कार चला रहा है। मन में कई सवाल, दिल में थोड़ी बेचैनी। वो सोच रहा है, क्या यश की मदद करके सही किया? क्या तानी अब भी उसे गलत समझेगी? इसी सोच में वो एक चौराहे पर रुकता है और वहीं जोया उसे फिर से दिखती है, वही लड़की जो उसे कभी ड्राइवर समझ बैठी थी। लेकिन इस बार जोया कुछ उलझी सी, घबराई हुई लगती है। उसके पीछे कोई संदिग्ध बाइक पर आ रहा होता है और ईशान ये सब देख लेता है। ईशान तुरंत जोया के पास आता है, उसे जोया के साथ देख वो बाइक वाला चला जाता है। यार, तुम इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तो जोया हंस के बोलती है, जरूरत वक्त नहीं देखती साहब, और औरत अगर वक्त देखेगी तो दुनिया उसे पीछे छोड़ देगी। फिर वो ईशान की आंखों में देखती है तो उसे गुस्सा, जिसमें फिक्र साफ नजर आती है। इससे पहले ईशान उसे डांटना शुरू करे, वो फिर से बोलने लगती है, वो मेरी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, बस उसी के घर जा रही थी। ईशान डांटते हुए, इतनी रात में? हाँ ना, अब बीमारी टाइम देख कर तो नहीं आती ना कि रात हो गई है, सुबह जाओगी। कहती हुए वो अपने बालों की एक लट पीछे करती है। और तुम्हारे भी आगे पीछे कोई नहीं है जो अकेले ही निकल पड़ी? हाँ, किसी को साथ लाती। इस पर जोया खामोश हो गई। ईशान भी उसे हैरानी से देखने लगा। जिसके पास हर सवाल के दासियों जवाब होते हैं, वो एकदम चुप कैसे हो गई? फिर उन दोनों के सामने एक कैब आकर रुकी जो जोया ने बुक की थी और उसी का वेट कर रही थी। अच्छा, मेरी कैब आ गई, चलो कल मिलते हैं। आयु मेड, तुम इतनी रात को कैब से जाओगी? चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरे अरे, मैं छोड़ देता हूँ। इसकी क्या गारंटी कि मैं तुम्हारे साथ सेव हो? देखो, भले ही तुमने मुझे उस नाकचिड़ी निशा से बचाया, पर हो तो तुम भी लड़के ही, और मैं जल्दी किसी पर ड्रेस नहीं करती। भाई, आज कल ईमानदारी का जमाना नहीं, तो अपनी हिफाजत तो खुद करनी पड़ेगी ना। ईशान ने कैब की तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छा, और ये तुम्हारे मामा का लड़का है जो इस पर ट्रस्ट है? क्या गारंटी कि ये तुम्हें सेवली छोड़ कराएगा? जोया ने फिर अपनी बात रखी। ओहो, मेरी दोस्त ने की है बुक और वो बिना सिक्योरिटी के कुछ नहीं करती, तो बस। कहती हुई वो कैब में जा बैठी और वहां से निकल गई। ईशान का दिल नहीं माना कि वो उसे अकेला छोड़े। वो भी अपनी कार में बैठा और उसकी कैब के पीछे चल दिया। करीब 1 घंटे बाद उसने देखा कि जोया की कैब एक बड़े और शानदार बंगलों के बाहर आकर रुकी। ईशान अपनी कार की विंडो से देखकर हैरान रह गया। जोया की दोस्त और इतनी अमीर। उसे याद था कि कल जब उसने जोया को उसके घर छोड़ा था तो वो लोकल एरिया था और वो इस जॉब के लिए भी परेशान थी। फिर उसकी दोस्त इतने बड़े घर की, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे अब जोया भी एक पहेली जैसी लग रही थी। इस मुंबई में वो जिससे भी टकरा रहा था उसे हर कोई सस्पेंसफुल ही लग रहा था।
एपिसोड अंतिम। कहते हुए उसने विंडो बंद की और कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। वैसे भी उसे सेफ्टी के लिए जोया का पीछा किया था, उसकी जासूसी करने के लिए नहीं। यहाँ राजेश जी घर लौटे तो उन्होंने सबसे पहले पेट पूजा करनी शुरू की। माया उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखी डिशेस दे रही थी। वो पापा जी यश की बेल। वो इतना ही कह पाई कि राजेश जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेटा अभी बात चल रही है, कल बुलाया है लॉयर ने। माया झट से बोली, नहीं पापा जी, वो ईशान गया था मम्मी जी के साथ बेल करवाने। ये सुन राजेश जी हंसने लगे। ईशान गया था? वो किसी को जानता भी है यहाँ पर? अरे नहीं, बल्कि वो यहाँ के रास्ते भी जानता है कि कहाँ से पुलिस स्टेशन आएगा। उन्हें जोर जोर से हंसता देख माया फिर बोली, हाँ मम्मी भी गई थी तो वो। माया ने फिर एक बार कोशिश की राजेश जी को ये बताने की कि यश छूट चुका है, पर राजेश जी को हंसने से फुर्सत मिल जाए तब ना। वो हंसते हुए बड़े मजे से खाना खाने लगे। तभी ऊपर से सीढ़ियां उतरते हुए यश आया और ठीक उनके सामने बैठ गया। पुलिस स्टेशन से आने के बाद वो फ्रेश होने चला गया था और अब उसे भी जोर की भूख लग रही थी। राजेश जी ने जैसे ही उसे देखा उनकी हंसी रुक गई और उनके मुंह में निवाला अटक गया, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने पानी का गिलास उठाया और एक सांस में पीते हुए बोले, तू कहाँ से आया? यश ने अपनी प्लेट सीधी करते हुए कहा, अपने रूम से, कहकर उसने खाना शुरू कर दिया। अरे मेरा मतलब तू जेल से कैसे आया? कहीं भाग कर तो नहीं आया? राजेश जी अपनी चम्मच छोड़ उसके पीछे पड़ गए। लेकिन यश का मूड जरा भी नहीं था कुछ कहने का। इसलिए यश ने माया की तरफ देखते हुए कहा, भाभी आपने बताया नहीं इन्हें? माया शांत लेकिन हड़बड़ी अंदाज में बोली, हाँ वो मैं पापा जी को बता ही रही थी कि ईशान ने बेल करा दी पापा जी। ये सुनकर राजेश जी की चम्मच प्लेट में गिर गई। हालांकि यश जम के खाने में मस्त था और हो भी क्यों ना, पिछले दिनों उसने जेल की रोटी जो तोड़ी थी, आज उसे घर के खाने की असल कदर मालूम हो रही थी। ईशान ने बेल कराई। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन यश उनके सामने इस बात का जीता जागता सबूत था, तो वो यकीन कैसे ना करते। अगले दिन की सुबह ईशान के लिए बहुत खूबसूरत होने वाली थी। उसने अपनी तानी को उस यश जैसे घाटियां इंसान से बचा भी लिया था और आज वो अपनी तानी से मिलने वाला था। ईशान आज उसे अपनी असली पहचान बताने वाला था, या यूं कहे कि वो वही हीरो बनकर मिलने वाला था जिससे तानी ने बात की थी। सब कुछ भुलाकर फिर से एक बार फिर एक नई शुरुआत करना चाहता था। उसने आज की तैयारी भी कर रखी थी। आंखों में एक्साइटमेंट और दिल में बेचैनी, जैसे वो हर पल दरवाजे की ओर देख रहा हो। और जब तानी का नाम सुनाई दे तो उसके होठों पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट आ जाए। वहीं उसका दिल ये भी सोच रहा था कि क्या वो आएगी। वक्त की घड़ी देखते देखते 10 बज चुके थे। शिवानी अपने हाथ में थाल लिए ईशान के पास आई। शिवानी पिंक साड़ी में हाथ में थाल लिए आ रही थी। ईशान थोड़ी हैरानी से रुका और पूछा, ईशान, इस वक्त आप कहीं जा रही हैं? शिवानी मुस्कुराई, फिर थाल की ओर देखते हुए बोली, शिवानी, हाँ, एक मन्नत मांगी थी। यश के छूटने की वो पूरी हुई तो सोचा शुक्रिया अदा कराऊं। तू भी चलेगा? शिवानी ने कहा। ईशान की आंखें हल्की सी गहराई में उतर गई। उसने अपनी माँ को देख माथा चूम लिया और कहा, आपको देख तो लिया बस। शिवानी मुस्कुराई और ईशान के गाल पर हाथ फेरती हुई बोली, चलती हूँ, तू अपना काम कर। ईशान ने कहा, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ आपको छोड़ आएगा। अपनी माँ को बाय कर वो गैलरी में आ खड़ा हुआ। उससे और इंतजार नहीं हो रहा था। आज वो तानी को अपनी सच्ची बताने के लिए बिल्कुल तैयार था।
वो तानी की कार आने का वेट कर रहा था कि तभी उसने देखा तानी की कार सफेद रंग की तेज चमकती हुई सड़क से मुड़ती है और ईशान के बंगले के सामने आकर धीरे से रुकती है। दरवाजा खुलते ही तानी ने गाड़ी से पाँव बाहर रखा और सांस हल्की सी तेज हो गई। उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। वो उस नए हीरो से मिलने आई थी। तभी उसकी नजर पड़ी शिवानी पर, जो सामने से आ रही थी। उसकी थाल ड्राइव ने अंदर ही ले ली थी। अब उसे खाली हाथ इतनी बड़ी सोसाइटी में देख तानी का दिमाग घूम गया। तो अब ये काम शुरू कर दिया आपने? तानी उन्हें बेचारगी से देखती हुई बोली। बेटा तुम? शिवानी उसे यहाँ देख हैरानी से बोली। हम बेटा आप ना अपना मुंह बंद रखे। यहाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मुझे जानती हैं। तानी को गलत फहमी हो जाती है। उसे लगता है कि ईशान जिसके पास कोई जॉब नहीं, उसकी माँ अब इन बड़ी सोसाइटियों में काम करती है। तानी अब नजरें ऊपर नीचे करती है। आप यहाँ काम करती हैं क्या? इस घर में? उसे ये तो पता था कि ये नए हीरो का घर से और शिवानी उसके पास से निकली तो तानी को लगा कि नए हीरो के सामने उसकी इंसल्ट ना हो जाए। शिवानी की मुस्कान थोड़ी लड़खड़ाई। शिवानी, बेटा, मैं यहाँ। वो कुछ बोलने को हुए पर तानी ने रोक दिया। तानी, कड़वे स्वर में, मुझे लगा खैर, जिसका बेटा बेरोजगार उसकी माँ आखिर क्या करेगी अमीर घरों में झाड़ू पोंछा। क्या मजबूरी आ गई आंटी की नौकरानी बनना पड़ा? ईशान तो जॉब कर रहा था ना, या आपके बेटे ने फिर से छोड़ दी? वैसे छोड़ने की आदत नहीं गई ना उसकी, इसलिए तो मैंने उसे छोड़ दिया, कहते हुए वो आगे बढ़ गई। शिवानी के चेहरे पर गहरी चोट सी उतर गई। वो कुछ कहने को ना थी, बस ऊपर देख बोली, बस मेरे बेटे को इससे बेहतर लड़की देना जिसका दिल ईशान जैसा साफ हो। ऊपर बालकनी से ईशान की आंखें अंगारों की तरह जल उठीं। उसने सारी बातचीत सुन ली थी। चेहरा पत्थर की तरह सख्त, होंठ भींचे हुए। ये तुमने सही नहीं किया तानी, मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी थी, पर अब नफरत भी मेरी स्टाइल में होगी। तानी। तानी जैसे ही अंदर आई एक सर्वेंट ने उसे लिविंग एरिया में रुकने को कहा, पर अब तानी कहाँ रुकने वाली थी। उसकी नज़र घर की चमक धमक में गुम हो गई। वो उठी और पूरे घर का दौरा लगाने लगी। बेफिक्र सी बढ़ते हुए वो घर के नज़ारे ले रही थी, पर कुछ कदम आगे बढ़कर जो उसने देखा, फिर वो अपनी पलकें भी झपकाना भूल गई। उसके सामने तस्वीरों से भरी दीवार थी, जिस पर उस नए हीरो की तस्वीरें लगी थी, जिसे देख तानी अपनी जगह जम गई। पर दोस्तों, आप तो जानते हैं कि नया हीरो और कोई नहीं बल्कि ईशान है, तो बस ईशान की ही एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी और उसके चारों तरफ बाकी मूवी की तस्वीरें जो अब तक की शूटिंग से ली गई थी। ईशान ने खास तौर से इसे डेकोरेट करवाया था ताकि उसे तानी को ज्यादा कुछ समझना ना पड़े। उसका दिल धड़क रहा था, चेहरे पर हल्की उलझन और आंखों में हैरानी, जैसे वो अपनी आंखों से ही उन तस्वीरों को फाड़ देने वाली हो, पर इन सब से हकीकत नहीं बदले वाली थी। वो वहीं रुक गई। उसकी नज़र दीवार पर लगी उन तस्वीरों पर ठहर गई, जो जैसे वक्त को रोक रही थी। ईशान की बड़ी बड़ी तस्वीरें, कभी किसी लुक में, कभी किसी लुक में उसकी अलग अलग तस्वीरें थी। उस रात पार्टी में बॉलीवुड के बड़े चेहरों के साथ हाथ मिलाता हुआ ईशान, तो कभी बच्चों के साथ खाना बांटते हुए। चेहरे पर एक अपनापन, एक स्टारडम, और एक तस्वीर ने तानी को जैसे अंदर से झकझोर दिया। ईशान काले सूट में, उसके पीछे गोल्डन बैकड्रॉप, लाल कारपेट पर चलता हुआ जैसे कोई सुपरस्टार। चारों तरफ कैमरे, और वो तस्वीर जिसमें ईशान के साथ बॉलीवुड की फेमस राइटर थी,
माधवी मार्या पार्टी में भले ही मीडिया नहीं बुलाई थी, पर माधवी जी और बाकी लोगों ने ईशान के साथ तस्वीरें जरूर ली थी, जो आज इस दीवार पर लगी ईशान की कामयाबी की गवाही दे रही थी। तानी की आंखें फैल गईं। उसके होंठ थोड़े खुले रह गए। ये ईशान है। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी, जिसे वो गरीब, साधारण और यूजलेस समझ बैठी थी। वो तो किसी और ही दुनिया का बादशाह निकला। वो और उन्हें घूरती तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। तानी ने धीरे से गर्दन मोड़ी तो सीढ़ियों से उतरता हुआ ईशान सामने था। वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसके कदम गूंजते हुए जैसे किसी तूफान का ऐलान कर रहे थे। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए अगला एपिसोड सुनना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश नहीं बहुत खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे वापस।